एलआर सर्किट। अगर किसी सर्किट में आप एक इंडक्टर एल को अगर आप जोड़ें, इंडक्टर एल को आप जोड़ें और उसके साथ एक रेजिस्टेंस आर को जोड़ते हैं और इसको ले जाएं और एक की आप यहां ले लें 1 नंबर, यहां एक यहां पर 2 नंबर की की रखें और यहां से एक सेल जोड़ दें। इस सेल का ईएमएफ ई लिख लें या वी लिख लें, जो भी आप हो, ईएमएफ ई है प्लस ये। अगर आप 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे तो इस सेल से करंट धीरे धीरे जाएगा और इस कॉइल में जाने लगेगा। अब आप असली बात समझिएगा, खाली रेजिस्टेंस होता तो बेटा जैसे ही सेल को ऑन करते हैं रेजिस्टेंस में करंट तुरंत मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस में करंट तुरंत मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है। फॉर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस आर जो होता है, आर में उसमें जानते क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0 आई इक्वल टू आई नॉट, यानी मैक्सिमम हो जाता है। टी इक्वल टू 0 का मतलब जैसे स्विच ऑन किया ये मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन इंडक्टर में नहीं होता है बेटा। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं वैसे ही करंट इस कॉइल से 0 से आई जाएगी और करंट जैसे 0 से आई होगी इससे लिंक फ्लक्स भी 0 से 5 होगा और जब फ्लक्स 0 से 5 होगा तो फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम होगा। इसलिए इसके अंदर जो बैक ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ, वो बहुत ज्यादा पैदा होगा शुरुआत में और वो करंट का अपोज करेगा। इसलिए जब एल सर्किट को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर तुरंत करंट मैक्सिमम नहीं होती है, बल्कि इस सर्किट में सीरीज में जुड़े होने की वजह से करंट अब थोड़ा सा धीमे धीमे बढ़ती है। इसीलिए हम एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट निकालते हैं कि कैसे ग्रो करती है। ठीक, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट लिखो। इन एलआर सर्किट इफ स्विचेस 1 and 2 are joined, current increases exponentially. एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है शुरुआत में तेज बढ़ती है फिर धीमे हो जाती है। एक्सपोनेंशियली करंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, द इक्वेशन। और बेटा ये ऐसे होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ग्रोथ ऑफ करंट का फार्मूला। आई नॉट इज पीक करंट, जिसे हम मैक्सिमम करंट भी कहते हैं। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट होगा क्या, देखो करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिर्फ यही रेजिस्टेंस है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस। तुमको सर कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल आइडियल कॉइल मानी जाती है। कॉइल जो है अपना कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करती। इसका ग्राफ क्या बनेगा, देखो अगर आप टाइम टी इधर लेते हैं, इस तरफ करंट आई लेते हैं, तो करंट बेटा ये बढ़ती है और धीरे धीरे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम करंट को ही हम आई नॉट से लिख रहे हैं, दैट इज एक्चुअली आई नॉट। ये आई नॉट आता है, इतना लिखो। ये ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ है। इक्वेशन लिखिए लास्ट में स्टार, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं। आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल था बेटा, इक्वेशन स्टार। इसको आप ऐसे लिखो बेटा, अब आप आगे बढ़िए, उस इक्वेशन में आगे बढ़िए। आप लिखो आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस, देखो ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। आप ई टू द पावर ऐसे लिख दें, ये आया एल बाई आर। इसको इक्वेशन आप 2 स्टार लिख लें। यहां गौर से देखिएगा, तो किसी भी फंक्शन का जो एक्सपोनेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यानी ये वैल्यू डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब एल बाई आर का डायमेंशन टी के बराबर हो। तो यहां क्या लिखोगे, हियर डायमेंशन या यूनिट ऑफ एल बाई आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। इसीलिए एल बाई आर को यहां पर टाइम कांस्टेंट या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। हेंस एल बाई आर is called time constant, या पूरा नाम लिखना है तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्योंकि यहां इंडक्टर है बेटा। पिछले में कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट था, वो एल बाई आर नहीं था, वो सी आर था। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट
ये आता है। इसे हम टॉ से लिखते हैं, टॉ से लिखेंगे, और इंडक्टिव टाइम कौन से लिखेंगे तो टॉ एल से लिखेंगे। तो मैं टाइम कांस्टेंट हेडिंग ही अब दूंगा, हेडिंग डालो टाइम कांस्टेंट। इसे हम टॉ से ज्यादा लेकर चलेंगे, टॉ एल भी लिखा हो तो एक ही बात है। टाइम कांस्टेंट इन एलआर सर्किट, टॉ इक्वल टू एल बाई आर होता है। ये आया इक्वेशन x1। यूनिट ऑफ टॉ क्या हुआ है, तो टाइम ना बेटा, सेकंड ही होगा। यूनिट ऑफ टॉ इज सेकंड। डायमेंशन बेटे इसका क्या होगा, t होगा, टाइम का डायमेंशन t होता है। देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार आपके बेटे ये थी, i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर t अपॉन l बाई आर था, या 2 स्टार था, शायद 2 स्टार में लिखा था, ये l बाई आर था। ये इक्वेशन हो जाएगी आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये इक्वेशन 3 स्टार लिखा जा सकता है। अब अगर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन देना है तो हम इस ढंग से जाएंगे, देखिएगा। इफ t इक्वल टू टॉ, मतलब ये t अगर टॉ के बराबर हो जाए, देन i इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टॉ अपॉन टॉ। ये कैंसिल होगा, तो बेटे ये आ जाएगा i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये दोनों बेटे अपने आप में इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएंगे, x1 x2 x3। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू आई नॉट, देखो यहां एलसीएम ले लेंगे तो e माइनस 1 अपॉन ई आएगा, इसे इक्वेशन x4 लिख लो। और e की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718। इसे बेटा सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 0.63 आया था ना बेटा आई नॉट, है ना। तो इसलिए i इक्वल टू 0.63 आई नॉट। डेफिनेशन देने में सबसे ज्यादा योगदान तो इसका ही है बेटा। और अगर आप इसे परसेंटेज में लिखें, i इक्वल टू 63% ऑफ आई नॉट। बेटा आप इस ग्राफ में देखो बेटा, अगर टाइम कांस्टेंट दिखाना चाहते हैं, यहां तक 50% है, यहां पर 63 के करीब मान लीजिए ये आया, तो इस जगह पे 0.63 आई नॉट आ गया। देखो बेटा इस जगह पर 0.63 आई नॉट के बराबर करंट है ये, और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। देखो जिस जगह पे करंट पीक वैल्यू का लगभग 63% होता है, वही टाइम कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन ऑफ टॉ क्या बना, लिखो टाइम कांस्टेंट in LR circuit is the time when, देखो डेफिनेशन यहां से उठाएंगे, 4 बातें या 5 बातें एक साथ लिखेंगे। देखो इज द टाइम व्हेन, देखो बेटा करंट इन LR सर्किट बिकम्स 1 माइनस ई पावर माइनस 1 टाइम्स, व्हेन करंट बिकम्स 1 माइनस ई पावर माइनस 1 टाइम्स, 1 माइनस ई पावर माइनस 1 टाइम्स, या 1 माइनस 1 अपॉन ई टाइम्स। तो और करके लिखो, और 1 माइनस 1 अपॉन ई टाइम्स, और अब ये लिख दो e माइनस 1 अपॉन ई टाइम्स, e माइनस 1 अपॉन ई टाइम्स, और 0.63 टाइम्स, 0.63 टाइम्स और 63% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन हुआ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पीकी ऑफ करंट का मतलब ये हुआ बेटा, आप देखो आपने शुरुआत में क्या किया था, इनको जोड़ा था, देखो ये जोड़ा था, तो इसमें करंट जा करके बढ़ रही थी, और देखो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई।
अब तुम चाहे जितनी देर बैठे रहो, करंट वहीं पर बैठी रहेगी, आई नॉट पे बनी रहेगी। अब आप क्या करो, इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दो, ये हटा दो, 2 को 1 से हटा दें और 1 और 3 को जोड़ दें। जब 1 और 3 को जोड़ोगे तो देखो सेल का खेल तो खत्म हो गया, बेचारे ने सपोर्ट देना बंद कर दिया। अब जब सेल सपोर्ट देना बंद करेगा तो इसके अंदर करंट घटना शुरू करेगी, मैक्सिमम से धीरे धीरे घटेगी और एकदम से नहीं घटेगी बेटा। क्यों? क्योंकि जब करंट घटती, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो करंट इमीडिएटली 0 हो जाती, लेकिन इंडक्टर की वजह से जब करंट घटेगी तो इसका बैक ईएमएफ करंट के घटने का अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो करंट थोड़ा स्लो डिक्रीज करेगी। तो जब बैक ईएमएफ करंट के घटने का अपोज करेगा तो स्लो डिक्रीज करेगी, इसलिए इसका डिके भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो हेडिंग दीजिएगा डिके ऑफ करंट, और इसमें हम क्या लिखेंगे, when 1 and 2 are disconnected and 1, 3 are connected, when keys 1 and 2 are disconnected and 1 and 3 are connected, then current starts decreasing। बताया बेटा, क्या करंट इमीडिएटली 0 हो जाएगी कि धीरे धीरे डिक्रीज होगी? धीरे धीरे। धीरे धीरे। किसकी वजह से? बैक ईएमएफ की वजह से। और जब वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो इसकी एक इक्वेशन आएगी जो डिके ऑफ करंट का होगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा बेटा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, आई होप सबको याद होगा या आपने रिलेट कर लिया होगा, और वो क्या था, I इक्वल टू आई नॉट, 1 माइनस वाला टर्म हट जाता है, e की पावर माइनस RT बाई एल, ये आता है। यहां पर फिर आप लिखिएगा I इक्वल टू आई नॉट, देखो बेटा ये आ जाएगा e की पावर माइनस T अपॉन L बाई R, ये आता है A2। I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टॉ आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि L बाई आर क्या है, टॉ है, टाइम कांस्टेंट, A3 ये आ गया। अब इसकी तुम ग्राफ बनाओ डिके का, तो बेटे देखिएगा करंट के डिके का ग्राफ तो ये बनेगा, ये टाइम है, करंट मैक्सिमम से घटना शुरू करेगा, ये आई नॉट था, करंट यहां से घटेगी, ये 0 नहीं होती है, क्योंकि आप समझिएगा हकीकत में 0 हो जाती है कुछ मिली सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड्स में, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब टाइम इन्फिनिटी होगा बेटा, देखो जब t इन्फिनिटी होगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तभी ये 0 जाएगा। तो मैथमेटिकली करंट को 0 होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली करंट जो होती है वो थोड़े समय के बाद 0 हो जाती है। करेक्ट? अब डेफिनेशन यहां से लाना पड़ेगा, आप बताइएगा डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यही आएगा, इफ t इक्वल टू टॉ, देखो ये t टॉ के बराबर हो, देन I इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टॉ अपॉन टॉ, ये कैंसिल होगा, इसलिए बेटा I इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट e की पावर माइनस 1। पहली इक्वेशन ये है जिससे हम डेफिनेशन में यूज करेंगे A4, e पावर माइनस 1 आई नॉट। देखिए बेटा यही इक्वेशन ये आई जो ये, अब इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन e, A4 को A5 कर ले, I इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन e की वैल्यू डालेंगे तो ये बेटा 0.37, वो जो 0.63 था उसको 1 में से माइनस करिए, आई नॉट आएगा, तो I इक्वल टू 0.37 आई नॉट A6, और इसको ही हम लिखते हैं 37% ऑफ आई नॉट A7। या डेफिनेशन ऑफ टॉ क्या है? देखो बेटा दोनों तरह से डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ग्रोथ ऑफ करंट के अकॉर्डिंग आप इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करिए, डिके ऑफ करंट के अकॉर्डिंग बताइए,
तो यहां डिके के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो डिके की डेफिनेशन पूछे तो ये लिखना पड़ेगा, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इन एलआर सर्किट बिकम्स हाउ मच, e power minus 1 times 1 upon e times 0.37 times 37% of the peak value। तो क्या लिखोगे, टाइम कांस्टेंट is the time in which current in LR circuit decreases to, या becomes लिख देना, decreases कर दो, decreases to 1 upon E times और 0.37 times और 37% of the peak value of the current करेक्ट। ऑब्वियसली बात, तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर डेफिनेशन पता है कि ये होता है तो आपको ऑप्शन में से ढूंढ करके सेलेक्ट करना होगा, इसलिए आपको अननेसेसरली याद नहीं करना। 37% आप अगर निकालें, ये 50% हुआ, ये लगभग 37% हुआ, तो आप बता सकते हैं 0.37 आई नॉट ये आता है, यहां पे टाइम को टॉ से डिनोट करें। पूरा इंपॉर्टेंट है, जब आप इसे पढ़ें तो सीआर सर्किट को बगल में रख करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, कंपैरिजन हो जाएगा, याद करने में भी आसानी रहेगी। अब वो एक नोट जो बोला था याद रखना, वो बेटा लिख लेना। देखो बेटा, फॉर प्योर इंडक्टर जब कुछ ना बोला जाए तो प्योर ही होता है ना, जब कुछ ना बोला जाए, प्योर मतलब आइडियल, प्योर को आइडियल भी कह सकते हैं, प्योर से बेहतर आइडियल वर्ड होगा, आइडियल इंडक्टर। क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आइडियल ही है, आइडियल इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस खुद नहीं ऑफर करता। तो फॉर प्योर इंडक्टर, देखो पहला पॉइंट, एट t इक्वल टू 0 वो इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन है ना, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 होता है। 0 टाइम पे इन्फिनिटी अपोजिशन ऑफर करता है और इन्फिनिटी टाइम पे 0 अपोजिशन ऑफर करता है। जब किसी क्वेश्चन में इंडक्टर लगा हो और क्वेश्चन पूछा जाए तो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर वाली जगह को आप पूरी तरह से क्या कर दोगे, जैसे डिस्कनेक्ट हो गया है, एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब 0 हो तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। करेक्ट, ठीक बेटा, थैंक यू सर। ओके सर, चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। वेलकम बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।